हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो चाहे आप सीए इंटर की एग्जाम देने वाले हो या सीए फाइनल की एग्जाम देने वाले हो, इनकम टैक्स के पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऐसे बार बार एग्जाम में पूछता है। तो सर, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है सर, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात, सर 10AA में हम बात करके चलते हैं डिडक्शन की। सर इसका सिंपली मतलब क्या हुआ? सर इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि सर जब भी हम इनकम टैक्स के अंदर एक बंदे की इनकम निकालते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम निकालते हैं ग्रॉस इनकम। ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं डिडक्शन और फिर हमें मिलती है उसकी टोटल इनकम। तो जब हम यहाँ पे डिडक्शन माइनस करते हैं ना, हम यहीं पे 10AA को कंसीडर करके चलेंगे। अच्छा सर, ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम 10AA को कहाँ पे लें। तो इसलिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है 10AA हमें डिडक्शन की बात करके चलता है। इसलिए जब आप डिडक्शन माइनस करते हो ना ग्रॉस इनकम में से, आपको इसे वहीं पे कंसीडर करके चलना है। ठीक है, बहुत बेसिक बात थी, आई होप समझ में आ गई होगी। ओके, अब सर एक बात और, सर 10AA की डिडक्शन हर बंदे को नहीं मिलती, ये कुछ स्पेसिफाइड लोगों को ही मिलती है। अब सर वो कौन से स्पेसिफाइड लोग हैं जिन्हें 10AA की डिडक्शन मिलेगी? तो इसके लिए मेरे इनकम टैक्स ने कहा, अगर आप कोई बिजनेस यूनिट सेटअप करते हो किसी SEZ एरिया में। अच्छा, और सर क्यों करते हो? ताकि वहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकूँ किसी आर्टिकल्स की या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है, और इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई थी अप टू 31 मार्च 2020, और मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी अप टू 31 मार्च 2021। ठीक है, तो सर अगर आप ये चारों चीज़ें पूरी करते हो तभी आपको 10AA की डिडक्शन मिलके चलती है। देखो यहाँ पे इन दो डेट्स का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे बार बार पूछता है, ध्यान रखना। अगर आपको 10AA की डिडक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अप्रूवल होनी चाहिए अप टू 31 मार्च 2020, और आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी 31 मार्च 21। ठीक है, और सर किसको मिलेगी? अगर आप कोई बिजनेस यूनिट सेटअप करते हो किसी SEZ एरिया में, वहाँ पे जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, सही बात तो सही में आ गई कि 10AA की डिडक्शन किसको मिलके चलेगी। ठीक है, तो मैंने ये कहा तो SEZ यूनिट को डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है, अब सर कितनी डिडक्शन मिलेगी, कब तक मिलके चलेगी? तो ध्यान रखना सर, 10AA की डिडक्शन हमें मिलती है SEZ यूनिट को पहले 15 साल तक। पहले 15 साल तक। अच्छा सर, पहले 5 साल तो उसे मिलेगी 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। जितना भी उसने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाएगा उसे पूरा 100% उसकी डिडक्शन मिलके चलेगी। सर अगले 5 साल उसे मिलके चलेगी 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और उससे अगले 5 साल उसे मिलके चलेगी जितना ही वो अमाउंट डालेगा SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, अब सर एक बात समझो। सर मानो नॉर्मली एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सर कैसे काम करके चलते हैं। सर मान के चलो मैंने SEZ के एरिया के अंदर अपनी एक यूनिट इस्टेब्लिश करी, और सर वो 10AA की सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो सर मैंने अपनी ग्रॉस इनकम कमाई फॉर एग्जांपल 400 करोड़ CR, और सर मैंने 10AA, और सर मान के चलो मैंने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया 100 CR का। तो पहले 5 साल तो मुझे इसका पूरा 100%, यानी कि पूरा 100 CR की डिडक्शन मिल जाएगी 10AA की। सर अगले 5 साल इसका 50%, यानी कि 50 CR की मिलके चलेगी। और अगले 5 साल मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने अलाउंस से जो रिजर्व था उसमें पैसा कितना डाला, 50% कितना आया, और जो भी दोनों में लोअर होगा उसकी मुझे डिडक्शन मिलके चलेगी। ठीक है, कि मैं समझाया सर कहाँ कैसे हम 10AA की डिडक्शन माइनस करके चलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि मैंने हर साल मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना आएगा 100 CR। ठीक है, ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि 10AA हम कहाँ माइनस करके चलते हैं। ठीक है, अब सर अभी आपने मुझे क्या कहा, पहले 5 साल मिलेगा 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, अगले 5 साल 50%, और उससे अगले 5 साल 50%, या फिर देखना पड़ेगा कितना पैसा मैंने रिजर्व में डाला, जो भी दोनों में लोअर उसकी डिडक्शन मिलके चलेगी। सर पहला सवाल आया कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालें, मैंने एक साल में कितना एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया, इसकी मैं कैलकुलेशन कैसे करके चलूँ? तो देखो गवर्नमेंट ने सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब जितना भी आपने एक्सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाया। सब मुझे पता है एक बंदा 2 टाइप की सेल कर सकता है, या तो वो सेल करेगा विद इन इंडिया, मैं कहता हूँ डोमेस्टिक सेल,
या वो करेगा इंडिया के बाहर, जैसे मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट, तो 10AA की डिडक्शन कहती है जितना भी आपने एक्सपोर्ट सेल करी ना, आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी प्रॉफिट कमाया मैं आपको उसकी ही डिडक्शन दूंगा। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाह रही है। तो सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट हम निकाले कैसे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देखो उस SEZ यूनिट ने PGBP से बिजनेस से कितनी इनकम कमाई, उसे डिवाइड करो तो उसका टोटल टर्नओवर कितना है और देखो उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है। सर इससे आपको सिंपली मिल जाएगा कि उस SEZ यूनिट का एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है, और जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा अकॉर्डिंगली आप कौन से साल में फॉल कर रहे हो आप 10AA की डिडक्शन कैलकुलेट करके चलो। आई होप समझ में आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ खास है नहीं, बस में टाइम लिमिट ध्यान रखना। ओके, अब सर ICAI कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो सर देखो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें PGB इनकम में नहीं आती, कुछ इनके टर्नओवर में नहीं आते। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है? सबसे पहले सर ध्यान रखना, देखो 3 चीज़ें हैं, कैश, कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक और सेल्स ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट। सर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें दिखें तो ध्यान रखना ये 3 चीज़ें ना तो PGBP इनकम में लोगे, ना एक्सपोर्ट टर्नओवर में लोगे, ना टोटल टर्नओवर में लोगे। सर कौन सी 3 चीज़ें? कैश, कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक और सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें ना तो नॉट इंक्लूड इन प्रॉफिट ऑफ SEZ यूनिट, नॉट इंक्लूड इन एक्सपोर्ट टर्नओवर, नॉट इंक्लूड इन टोटल टर्नओवर। सर आपको क्वेश्चन में वो देगा कि मान के चलो एक SEZ यूनिट है सर, उसकी PGB इनकम है मान के चलो आपको देगा 50 CR, जिसमें 10 CR उसने ड्यूटी ड्रॉबैक से कमाया, तो फॉर्मूले में आप 40 CR लोगे ना कि 50 CR, क्योंकि ये इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अमाउंट है वो मुझे कहीं कंसीडर नहीं करनी है इस फॉर्मूले के अंदर, ना तो PGB इनकम में, ना एक्सपोर्ट टर्नओवर में, ना टोटल टर्नओवर में। आई होप समझ में आया, ठीक है। सर एक बात और है सर, क्या अगर आपको क्वेश्चन में दे फ्रेट, टेली कम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस या फिर एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, तो इन चारों फिगर को आपको ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेना है ना टोटल टर्नओवर में लेना है, आपको इन दोनों में से एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो सिंपल सी समझ में आई। सर हम देखते हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम रिवाइज कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालते। मैं सिंपल सा कहा एक्सपोर्ट प्रॉफिट मतलब उस SEZ यूनिट की PGB इनकम लो, डिवाइड करो टोटल टर्नओवर, फिर मल्टीप्लाई करो एक्सपोर्ट टर्नओवर। ठीक है, अब सर जब मैं ये फॉर्मूला सॉल्व करूँगा एग्जाम में तो मुझे 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या, अगर क्वेश्चन में मुझे कभी कैश, कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक या सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट दिखे तो उसको मुझे कहीं इंक्लूड नहीं करना है, ना तो PGB इनकम में, ना एक्सपोर्ट टर्नओवर में, ना टोटल टर्नओवर। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट, अगर मुझे फ्रेट, टेली कम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस या फिर एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको ना मुझे एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड करना है, ना टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना और आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंगली आप 10AA देखोगे आपको कितनी डिडक्शन मिल रही है। सब वो डिपेंड करेगा आप कौन से साल में हो, पहले 5 सालों में, उससे अगले 5 साल, या उससे अगले 5 साल। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब सर एक स्पेशल पॉइंट होता है, सर क्या? सर इस सिंपल सी बात है, क्या सर अभी हमने कहा कि आपको जितनी भी एक्सपोर्ट टर्नओवर करोगे उसको जो प्रॉफिट कमाओगे आपको उसके ऊपर 10AA की डिडक्शन मिलके चलती। ठीक है, और वो हम ऐसे निकाल के चलते। अब सर देखो सर एक्सपोर्ट में तो क्या फ्लो होता है? सर एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है, मैं इंडिया से गुड्स और सर्विस इंडिया के बाहर भेजता हूँ और पैसा मुझे मिलता है जो मैं इंडिया लेके आता हूँ। अब गवर्नमेंट ने कहा यार हम कैसे मान लें कि आपने एक्चुअल में एक्सपोर्ट करा है या आपने नहीं करा है, उसके लिए इंडिया में पैसा आना चाहिए। बिल्कुल, जब पैसा इंडिया में आएगा तभी हम मानेंगे एक्चुअल में आपने एक्सपोर्ट करा है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने सिंपली कहा अगर आपको क्या, अगर एक बंदा कह रहे हैं सर मैंने मान के चलो 100 CR का एक्सपोर्ट टर्नओवर करा, तो गवर्नमेंट कह रही है तो आपका 100 CR का पैसा भी तो आना चाहिए इंडिया में, तभी तो मानेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर है। बिल्कुल, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको टाइम लिमिट दी कि जिस साल, मानो मैं कह रहा हूँ कि 25-26 के अंदर मैंने 100 CR का एक्सपोर्ट टर्नओवर का, तो गवर्नमेंट ने कहा 25-26 साल खत्म हो गया, मैं तुझे 6 महीने और दे रही हूँ, मतलब मान के चलो 30 सितंबर 2026, साल खत्म होने के बाद 6 महीने और, तू साल खत्म होने के बाद 6 महीने तक अगर तू सारा पैसा इंडिया में ले आया तभी मैं उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर मानूंगा, अगर तू नहीं लाया तो मैं उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं मानूंगा, हालांकि टोटल टर्नओवर मानूंगा। सर इसके लिए मानो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सर एक बंदा है, सर एक बंदे ने कहा गवर्नमेंट को कि सर मैंने 25-26 के अंदर
डोमेस्टिक सेल करी, मान के चलो 50 CR की, सर मैंने एक्सपोर्ट करा कितना 10 CR का, तो टोटल मैंने सेल करी 60 CR की। और गवर्नमेंट ने कहा तुझे 30 सितंबर 26 तक ये पूरा एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में लेके आना है, तब हम इसे एक्सपोर्ट मान के चलेंगे। अब सर क्या हुआ, ये टाइम लिमिट पार हो गई और बंदा सिर्फ 8 CR का ही पैसा इंडिया में लेके आ पाया। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी देख अब जब हम तेरी 10AA की डिडक्शन निकाल के चलेंगे, ठीक है, अब मान के चलो सर इस बंदे ने पीजीबी इनकम कितनी कमाई, फॉर एग्जांपल 2 CR, तो हम गवर्नमेंट कहेंगे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो तूने पीजीबी इनकम कितनी कमाई 2 CR इनटू टोटल टर्नओवर। हम टोटल टर्नओवर में तो पूरा 60 CR लेंगे, मतलब वो वाला एक्सपोर्ट भी लेंगे जो इंडिया में पैसा आ गया और वो भी लेंगे जो इंडिया में पैसा नहीं आया। पर जब ऊपर एक्सपोर्ट टर्नओवर लेंगे तो हम सिर्फ जो पैसा इंडिया में आ गया अप टू 6 महीने तक 8 CR हम वही लेके चलेंगे। तो ये बात थी, अगर पैसा 6 महीने तक इंडिया में नहीं आया तो वो जो एक्सपोर्ट की अमाउंट है वो टोटल टर्नओवर में तो आएगी पर एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगी, ठीक है। तो वही स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यही कहा देखो, एक्सपोर्ट सेल्स बिकम पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर इफ अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी अगर कोई ज़्यादा टाइम परमिट करता है आरबीआई तो, ठीक है। सर मान के चलो मैंने आरबीआई से परमिशन ले ली यार कि आरबीआई में इंडिया पैसा लेके नहीं आ पा रहा है, मैं इंडिया के बाहर किसी और बैंक अकाउंट में रख रहा हूँ, पर आरबीआई की परमिशन लेके, तो गवर्नमेंट कहती है चलता है, ऐसे केस में मान के चलेंगे कि इंडिया पैसा आ गया है। मैंने यही कहा अमाउंट कीप आउटसाइड इंडिया इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन आरबीआई अप्रूवल तो अलाउड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर वही बात आ गई, एक्सपोर्ट सेल ब्रॉड अमाउंट नॉट ब्रॉड इन इंडिया विद इन 6 months, तो उस केस में क्या होगा, नॉट इंक्लूड इन एक्सपोर्ट टर्नओवर बट इंक्लूड इन टोटल टर्नओवर। सर वही 2 CR एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा बट टोटल टर्नओवर में आएगा। समझ में आया सर? बिल्कुल सर, मैं ओके। अब सर एक छोटी सी बात और, क्या अगर किसी बंदे को 10AA की डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसे सीए से रिपोर्ट लेनी होती है 1 month बिफोर जो भी उसकी ROI की फाइलिंग डेट है। सर MCQ के लिए अच्छा पॉइंट है, आ सकता है। अगला पॉइंट सर, अगला पॉइंट, अगर आपको 10AA की डिडक्शन क्लेम करनी है तो आपको SEZ के अंदर सारी प्लांट मशीनरी न्यू होनी चाहिए आपकी उसमें। पर इसका छोटा सा एक्सेप्शन है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि 20% ऑफ टोटल प्लांट मशीनरी पुरानी हो सकती है, और अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई पुरानी प्लांट मशीनरी तो वो नई ही मानी जाएगी, ठीक है, ओके। अब सर छोटी सी बातें और बची 10AA के लिए। सर क्या, देखो ये बातें हैं रिजर्व से संबंधित। सर मैंने पढ़ा था अगर मैं 11वें से लेकर 15 साल तक हूँ तो उस केस में मुझे कितनी 10AA की डिडक्शन मिलके चलेगी, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या जो पैसा मैंने डिपॉजिट करा SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज रिजर्व में, जो भी दोनों में लोअर है उसकी मुझे डिडक्शन मिलके चलेगी। अब सर अगर आप कुछ पैसा इस रिजर्व में डिपॉजिट करते हो तो आपको उस पैसे का क्या करना होता है, इसके लिए भी इनकम टैक्स ने कहा अगर आपने कुछ पैसा इस फंड में डाला तो आपको उस पैसे को इस्तेमाल करना होगा विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। सर किस लिए, फॉर एक्वायरिंग न्यू प्लांट और मशीनरी, ठीक है। तो अगर पैसा आपने रिजर्व में डाला और इसके अकॉर्डिंगली आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली तो आपको उस पैसे को यूज़ करना होगा कोई नई प्लांट मशीनरी परचेज करने के लिए। कब तक, 3 साल तक, जिस साल पैसा डाला उस साल के एंड से 3 साल तक। सर अगर आपने पैसा यूज़ नहीं करा, इफ़ अनयूटिलाइज, 3 साल ख़त्म हो गए, मेरा पैसा पड़ा रह गया, तो उस केस में 3 साल ख़त्म होने का जो भी 14 साल आएगा, हम जितना ही बैलेंस बचेगा उस साल आपकी पीजीबी इनकम उसे मान लेंगे, ठीक है। सर मान के चलो मैंने रिजर्व में डाले थे फॉर एग्जांपल 5 CR, 3 साल बीत गए, मेरे 2 CR ऐसे ही पड़े रह गए, तो फिर 2 CR मेरे 4th ईयर की इनकम बन जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर मैंने किसी और काम में यूज़ कर लिया तो जिस साल यूज़ करा उस साल की इनकम बन जाएंगे, ठीक है। तो सर इस तरह मैंने देखो 10AA में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जितनी भी आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट बातें थी, वो सारी बातें हमने कवर करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में बताना, और बताना आपको अगला टॉपिक, अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए। और बाकी वीडियो में दोस्तों का शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और भी अच्छा कंटेंट में लेके आऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।